अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वासिक है और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करते हैं कि हालात हमारे सामने हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं सारे एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन के ऊपर स्विच कर चुका है, तो इस बात को इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें, टीचर्स ने सब कर लेना है, फाइनल्स ले लेने हैं, मिड्स ले लेना है, प्रैक्टिकल ले लेना है, और आप लोग यही रोते रह जाएंगे कि हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, हम कल से करेंगे या आज से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पढ़ना हम लोगों ने है और अभी से पढ़ना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपनी एफर्ट्स आपको पुट करनी पड़ेगी। ये बचपन से हमारे साथ हो रहा है कि हम लोगों को हर दफ़ा कुछ ऐसे टीचर ज़रूर मिलते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता हमें उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट का कोई टॉपिक समझ में ही ना आ जाए, हकीकत में ही ना कहीं हमें समझ में आ जाए। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इस बात को इशू बनाने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बात थी कि आप बस पढ़ना हमने स्टार्ट कर देना है, क्योंकि और हम टॉपिक के ऊपर बस चलते हैं। ये छोटी सी एक आपको बात करनी थी। तो हमारा टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है डीसी चॉपर्स का। ठीक, हम डीसी चॉपर्स के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है डीसी चॉपर्स। आपको नज़र ही आ रहा है डीसी चॉपर्स। देखें, आप नाम पर गौर करें। चॉपर, चॉपर से मुराद है कि चंक्स में डिवाइड कर देना एक चीज़ को। आप घरेलू पर्पस में भी चॉपर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका क्या इम्प्लीमेंट है भाई, आपकी चीज़ को चंक्स में डिवाइड कर देता है। तो डीसी चॉपर का क्या मतलब हुआ? डीसी चॉपर का मतलब हुआ कि आपके डीसी सिग्नल को चंक्स में डिवाइड कर देना, वो डीसी चॉपर कहलाएगा। ठीक, चॉपर इस तरह का होता है। अब इसका अगर आप सिंबल देखना चाहें तो ये दरअसल एक काफ़ी फास्ट स्विचिंग कह सकते हैं इसे डिवाइस है, और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है डीसी चॉपर का, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब आप इसको ज़रा देखें कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। चॉपर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डीसी इनपुट इनटू वेरिएबल डीसी आउटपुट। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी डिवाइस है भाई, ये डीसी ही इनपुट ले रही है और डीसी आउटपुट ले रही है। एक मिसाल दूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। पानी की मोटर पानी ही इनपुट लेती है और पानी ही आउटपुट लेती है। अब आप बोलेंगे नहीं, पानी इनपुट लेती है, यहाँ तक सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है कि वो जो पानी आपको प्रोवाइड करती है आउटलेट पे, वो प्रेशराइज वाटर होता है। सही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह ये जो आपका चॉपर है, ये डीसी ही इनपुट ले रहा है और डीसी ही आउटपुट आपको देगा। बशर्त है कि ये आउटपुट वोल्टेज जो होंगे वो वेरी हो सकते हैं। ठीक, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके उस सिग्नल में वन सिग्नल अंडर जो है आपका, जो एक सिग्नल में इंटरप्शन आती है कंडीशन के तहत होती है। दरअसल अभी आपको चॉपर है ना, खाली आप खाली चॉपर अकेला कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह पानी की मोटर है, पानी की मोटर अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसको स्टार्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इनलेट के लिए पाइपिंग की जरूरत है, आउटलेट पे भी पाइपिंग की जरूरत है, और यकीनन जिस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है वो सोर्स भी जरूरी है, मतलब पानी का वाटर टैंक। ये देखें, एक आपको छोटे से एक बेसिक बताता हूँ कि चॉपर किस तरह। आप समझें, ये आपका ग्राफ है और ये आपने दिए डीसी की लाइन है। डीसी वोल्टेज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल में, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है। मैंने आपको कहा था चॉपर क्या होती है, स्विचिंग डिवाइस है, काफी फास्ट स्विचिंग है उसकी। अब होगा क्या, आपकी ये डीसी लाइन है, चॉपर ऑन होगा, चॉपर ऑफ होगा, चॉपर ऑन होगा, चॉपर ऑफ होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट सी आपको ये जो लाइन नजर आ रही है ना ग्रीन कलर की, इस लाइन में आएगी डिस्टरबेंस। कैसे? ये देखें, इस वक्त आपका चॉपर ऑन है, अब मैंने चॉपर ऑफ कर दिया, चॉपर ऑफ किया, थोड़ी देर चॉपर ऑफ रहा, फिर चॉपर ऑन कर दिया, फिर चॉपर ऑफ कर दिया, फिर चॉपर थोड़ी देर तक ऑफ रखा, फिर चॉपर को मैंने ऑन कर दिया। तो ये इस तरह जो है ना, ये पल्स की बिल्कुल ट्रेन चलती रहेगी। ये मैं अभी आपको इतना स्लो लग रहा है, लेकिन हकीकत में इतना स्लो नहीं होगा, काफी फास्ट स्विचिंग हो रही होती है इसके दौरान। तो चॉपर दो टाइप के तो चॉपर हैं। पहले आपको मैं बता दूं, देखें ये वो वाली चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिनके तहत हम चॉपर की सर्किटरी कंप्लीट करते हैं। सिंपल स्विच है, पावर ट्रांजिस्टर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, और थायरिस्टर।
ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से आप अपने सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें एक तरह से आपका फास्ट स्विचिंग डिवाइस मौजूद है, तो उसके साथ जो आप सर्किटरी बनाएंगे तो वो कोई नॉर्मल सर्किटरी नहीं होगी, उसकी भी एफिशिएंसी अच्छी खासी हाई होगी, जिसकी वजह से हम ये जो डिवाइसेस यूज करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज करेंगे, वो आपके सामने मौजूद है। चॉपर्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए चॉपर्स होते हैं दो टाइप के, एक स्टेप डाउन चॉपर और एक स्टेप अप चॉपर। आप नाम पे गौर करें, ये स्टेप डाउन और स्टेप अप के टर्म्स जो है ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी सुनी है और सेकंड ईयर में भी आपने सुनी है फिजिक्स में। स्टेप डाउन चॉपर, पहले आप स्टेप डाउन हमने वहां पढ़ा था सेकंड ईयर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होगा, आपके इनपुट वोल्टेज से आपने अपने ट्रांसफार्मर को सप्लाई किए, तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट से कम होगा। इसका क्या मतलब है, स्टेप डाउन हो गए ना आप, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन चॉपर में क्या होगा, आपने अपने चॉपर को डीसी सप्लाई दी और आउटपुट पे क्या होगा, वो डीसी सप्लाई रिड्यूस कर जाएगी, तो ये हो गया स्टेप डाउन चॉपर। तो स्टेप अप चॉपर फिर क्या होगा, ये देख लें इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, वी आउट इज लेस देन इक्वल टू वी सोर्स। स्टेप अप चॉपर इस तरह क्या हुआ, आपने डीसी सप्लाई दी चॉपर को और चॉपर ने आउटपुट पे उसे इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो गया स्टेप अप चॉपर। देखिए स्टेप डाउन चॉपर को हम लोग बक कन्वर्टर कहते हैं और स्टेप अप चॉपर को हम लोग बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। अगर नाम पर गौर करें कि बक के बहुत सारे मीनिंग हैं, जिनमें से एक मीनिंग है डिक्रीमेंट के, तो यही हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू इनपुट। और स्टेप अप को अगर आप देखें तो बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं, तो बूस्ट का मतलब सही है, आउटपुट वोल्टेज आपके इनहेंस हो रहे हैं। तो ये एक बेसिक से इसके दो टाइप के चॉपर आते हैं। अब अगर हम आपको मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे स्टेप डाउन चॉपर के ऊपर, देखिए अभी मैंने आपको जो बेसिक बताई थी वो आपकी खाली थ्योरेटिकल नॉलेज था कि ये क्या होते हैं, ये किस तरह काम कर रही है ये वाली चीज। स्टेप डाउन चॉपर की बात करें, मैंने अभी आपको पहले बताया था हम लोग क्या कर रहे हैं, चॉपर की सर्किटरी बनाते हैं। चॉपर क्या होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देती है। हम स्टेप डाउन चॉपर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसकी सर्किटरी हमने डिजाइन करनी है। सर्किटरी डिजाइन करेंगे तो मैंने आपको शुरू में एक वेवफॉर्म बताई थी कि आप लोग ऑन ऑफ हो रही होती है, स्विचिंग हो रही होती है, तो मतलब दो तरह के टाइम हम लोग यूज करेंगे, एक टाइम होगा ऑन टाइम होगा और एक टाइम होगा ऑफ टाइम। ऑन टाइम को हम लोग कहते हैं T1, ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं T2। देखिए तकरीबन कोई ना कोई वेव फॉर्म तो उस वक्त होगी हमारे पास, तो उस वेव फॉर्म की कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी और कोई टाइम पीरियड भी होगा, कोई ड्यूटी साइकिल भी होगी। और ये जो कैपिटल टी है ये टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टाइम ऑफ स्विचिंग, मतलब T1 प्लस T2। और मैंने आपको जैसे अभी कहा था कि यकीनन कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी और कोई ना कोई ड्यूटी साइकिल भी होगी। ठीक, तो ये चीज आप पहले ज़हन नशीन कर लें कि T1 ऑन टाइम है और T2 ऑफ टाइम है, और कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टाइम ऑफ स्विचिंग। आगे बढ़ते हैं, ये आया हमारा और ये सर्किट आ गया। ठीक, कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए, कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने डीसी सप्लाई ऑन की, क्या होगा, फॉरवर्ड वेव जो होगी प्लस वेव क्या होगी, डायोड से पास आउट हो जाएगी। लेकिन ये देखें डायोड नहीं है, थायरिस्टर लगा हुआ है, और आप लोगों को पता है कि थायरिस्टर के जब तक के टर्मिनल के ऊपर आप लोग सिग्नल नहीं देंगे तो वो ऑन नहीं होगा। मान लीजिए मैंने थायरिस्टर के गेट पे एक इनपुट पल्स दे दी है और थायरिस्टर इस वक्त ऑन हो चुका है, तो होगा क्या कि आपने डीसी सप्लाई जो सोर्स है मेरी ऑन की, थायरिस्टर का जो सैंपल है वो चॉपर है, और आपने उसके बाद पूरी साइकिल कंप्लीट करते हुए आपको आउटपुट पे लोड पे कोई ना कोई करंट मिल रहा है। देखिए ये तो एक हो गया, ये आपको साइकिल भी दिखा दी मैंने कि इस तरह। अब इसकी ये वेव फॉर्म देखें, ये मैंने सोर्स की है और ये आउटपुट की है। बीच में आपको नजर आ रहा है, जो बीच में गैप आ रहा है, ये गैप दरअसल ये बता रहा है कि इस वक्त
आपका चॉपर ऑफ कंडीशन में है, और जिस वक्त आपको वेव नजर आ रही है उसका क्या मतलब है कि वो ऑन कंडीशन में है। और ऑन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से, और ऑफ टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से। तो ये रही वेवफॉर्म। अब देखें हम इसकी कोई बेसिक सी इसकी कैलकुलेशन है वो करते हैं। जहन नशीन रहे एक बात, T1 टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन टाइमिंग, और T2 टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ टाइम। मतलब T1 ऑन टाइम ऑफ चॉपर, T2 ऑफ टाइम ऑफ चॉपर। काम करते हैं, और कैपिटल T T1 प्लस T2 को रिप्रेजेंट। ठीक, T1 इज इक्वल टू के टी। देखें K क्या है, आपको ये नजर आ रहा है, K है ड्यूटी साइकिल, और F क्या है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो क्या कहता है ये हमें, ये देखें, T1 ऑन टाइम ऑफ चॉपर बराबर है आपके ड्यूटी साइकिल के और टोटल टाइम के। टोटल टाइम किसके बराबर है, T1 प्लस T2 के। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है जो टोटल टाइम है उसमें क्या ऑन का भी हिस्सा है, इसलिए हमने रिप्रेजेंट कर ली। इसमें से अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे ये K की वैल्यू निकालनी है ड्यूटी साइकिल की, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, T1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड में भेज देंगे। और एक चीज तो आप बचपन से ही जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, पूरी टोटल ट्रिप का जो टाइम होता है वेव का, वो टाइम पीरियड है। और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करें, मतलब टोटल टाइम T ऑन और T ऑफ का टाइम। ठीक, अब ये F को अगर आप रिप्लेस कर दें, अंदर पुट कर दें, तो क्या इक्वेशन आ गई आपके पास, ओहो यहाँ गड़बड़ हो गई। अगर आप ये F की जो वैल्यू है ये यहां पुट कर दें, तो इक्वेशन ये हो जाएगी K इज इक्वल्स टू T1F। ऐसी बात है ना, देखें फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, और ये अगर मैं T1 जरा साइड पे कर दूं तो ये क्या हो गया 1/T, और 1/T को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक, T1 की हमने थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन ये की। अब T2 कौन सा टाइम होता है, T2 वो वाला टाइम है कि आपका थायरिस, सॉरी, जब आपका चॉपर उस वक्त ऑफ कंडीशन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कैपिटल T जो बराबर है वो टर्न ऑन टाइम प्लस टर्न ऑफ टाइम। टर्न ऑन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से, और टर्न ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। तो सीधी बात है, इक्वेशन कुछ इस तरह संभल कर लिया हमने। T1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था ये रही, हमने यहाँ से उठा कर T1 इधर पुट करना है। ठीक, T1 पुट कर दिया। अब तो यहाँ से बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है भाई, कैपिटल T को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, T2 इज इक्वल्स टू कैपिटल T ब्रैकेट 1 माइनस K। और वहां पे देखें ये मैंने बिल्कुल, अब ये सही हो गया, कैपिटल ये K इज इक्वल्स टू T1F। ठीक, ये जो कैलकुलेशन है ये वो वाली है, एक तो टर्न ऑन टाइम की कैलकुलेशन है और एक है टर्न ऑफ टाइम की कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन तो बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है, और आपको इस वक्त T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू याद कर लें, क्योंकि आगे जो आप कैलकुलेशन करेंगे वहां यही वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी। प्रोसेस भी सारा यही होगा, बस स्विचिंग डिवाइस आप चेंज कर देंगे, मतलब चॉपर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो मुख्तलिफ किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कर देंगे। तो प्रोसेस सारा यही रहेगा, बस थोड़ी सी अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक, तो आपने ये T1 और T2 की वैल्यू याद कर लेनी। अब अगर मैं बात करूं तो देखें तो आपने T1 की कंडीशन है, इस वक्त हम लोग स्टेप डाउन के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है, आपके वोल्टेज जो होते हैं वो इनपुट से कम होते हैं, इनपुट से कम होते हैं। ठीक, अब साथ ही एक और टर्म आती है, हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। मतलब आउटपुट पे जो वोल्टेज आएंगे उससे हम किस तरह समराइज करें। देखें पहली बात है, आउटपुट पे वोल्टेज कब आएगा, जब अलाउ किया जाएगा ना, स्विच अलाउ करेगा आउटपुट पे वोल्टेज जाने को, तब आउटपुट का वोल्टेज मेजर किया जाएगा। इसीलिए ये जो एवरेज आउटपुट की जो टर्म है ये टर्न ऑन की कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। अब इसको अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 1/T इंटीग्रल 0 से लेके T1 तक की लिमिट है, वोल्टेज ऑफ सोर्स का इंटीग्रल लेना है।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 0 से t1 तक की लिमिट क्यों ली? अरे भाई आपका सर्किट एक तो ऑफ कंडीशन में था, जीरो स्टेट पे, और आउटपुट वोल्टेज कब आएंगे? जब ऑन होगा, तो इसलिए आपने t1 रखा है वहां पे। ठीक, अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, खाली इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, देखें विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रल लेना, टी की कोई टर्म नहीं है, तो सिंपल सिंपल इसका इंटीग्रल ऐसे आ जाएगा। और आप जानते हैं कि t1 की वैल्यू क्या है, इससे पहले स्लाइड में देखी थी, t1 इज इक्वल टू दी के टी, और k की वैल्यू t1 अपॉन कैपिटल टी रखें, सब्स्टिट्यूट करें, आपका आंसर आ गया k इंटू वी एस। आपने इसकी जगह t1 अपॉन कैपिटल T की जगह k को फिक्स कर दिया और आंसर आपका आ गया। एवरेज वोल्टेज जो है वो आपके बराबर है ड्यूटी साइकिल के ऊपर, और जो सोर्स वोल्टेज है जो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। भाई ये तो अंडरस्टूड सी बात है, आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। और एक फैक्टर और जो ऐड हो रहा है वो है ड्यूटी साइकिल का। ड्यूटी साइकिल का फैक्टर किस तरह आपके सर्किट को इफेक्ट कर रहा होता है ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चल के। एक तो एवरेज वोल्टेज की टर्म थी, और अगर आउटपुट वोल्टेज की हम लोग बात करें तो इसके बाद एक टर्म और आती है, वो होती है रूट मीन स्क्वायर, मतलब वोल्ट वी आर एम एस आउटपुट वोल्टेज। ये हमसे क्या कह रहे हैं, है सब कुछ वही, सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे इंटर में भी आप पढ़ के आए थे, क्या होता है इसमें अंडर रूट होता है, और अंडर रूट के अंदर आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, और यहाँ पे वही हुआ हुआ है, सिर्फ वोल्टेज ऑफ सोर्स के ऊपर स्क्वायर हुआ हुआ है। सिंपल सा है। अगर ये देखें यहाँ से तो आगे बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल के ऊपर बात है, जितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने हुए हैं आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली। अब आप देखें मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल इंटीग्रल खोला है और कुछ नहीं किया, और लिमिट अप्लाई की हुई। t1 अपॉन कैपिटल टी, पिछली स्लाइड में आपने देखा था किसके बराबर होता है, ये होता है k के बराबर। ये ले मैंने दोबारा दिखा दिया आपको। अब मैं k यहाँ पुट कर दूंगा, होगा क्या, vs तो आजाद हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कट गया, और अंडर रूट बरकरार रहेगा किसके ऊपर, k के ऊपर। t1 की वैल्यू और t2 की, ये वैल्यू याद कर लें। अब तक जो था वो खाली थ्योरी बेस्ड था और बेसिक सी मैथमेटिक्स थी आपके सर्किट के ऊपर। अब आगे हम ये देखेंगे कि हम लोग सर्किटरी किस तरह बनाएंगे, या इसकी सर्किटरी किस तरह होती है, और आउटपुट वोल्टेजेस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। आगे आसानी के लिए ये दो वैल्यू याद कर लें, t1 इज इक्वल टू दी के टी और t2 इज इक्वल टू दी कैपिटल टी इंटू 1 माइनस के। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। स्टेप अप चॉपर का सर्किट देखते हैं हम। ये आ गया स्टेप अप चॉपर, वोल्टेज ऑफ सोर्स, इंडक्टर है, और एक अदर डायोड लगा हुआ है हमारे पास, ये लेबल, और वहां क्या है हमारे पास, बी आउट। करना क्या है हमने, ये देख लें। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें कि वोल्टेज वी सोर्स अगर यहां से सप्लाई निकली, कहां जाएगी, इंडक्टर के अंदर। इंडक्टर थोड़े अंदर अपने स्टोरेज करेगा करेगा करेगा, फिर कहां भेज देगा, आगे डायोड के पास। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ हुआ है। सर्किट ब्रेक हुआ हुआ है तो ये कौन सा टाइम है, ये T2 का टाइम है। T2 क्या होता है, व्हेन स्विच इज ऑफ, और T1 कौन सा टाइम होता है, व्हेन स्विच इज ऑन। मतलब स्टेप अप चॉपर्स के भी दो ही वाले काम होंगे, एक होगा टर्न ऑन टाइम और एक होगा टर्न ऑफ टाइम, और यहाँ तक वोल्टेज आ जाएगी। ठीक, चलते हैं आगे। क्या है हमारे पास कंडीशन, ड्यूरिंग T1 मतलब टर्न ऑन टाइम। ये देखें मैंने अपना स्विच ऑन कर दिया, दोबारा गौर करें क्या हुआ सर्किट में, टर्न ऑन टाइम, मैंने अपना स्विच कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें जरा गौर करें क्या होगा, वोल्टेज वी सोर्स से निकला, इंडक्टर में गया,
इंडक्टर ने अपने अंदर थोड़ा सा स्टोर किया और उसके बाद क्या होगा, क्या डायोड के पास जाएगा? नहीं, डायोड से भी लेस रेजिस्टिव पार्ट है कहाँ, वो स्विच जिसने सर्किट कंप्लीट किया हुआ है इस वक्त। तो कहाँ कहाँ करंट फ्लो करेगा? करंट वोल्टेज सबसे V सोर्स से निकला, इंडक्टर में गया, इंडक्टर से स्विच, देन दोबारा से साइकिल कंप्लीट। मतलब क्या, ये पूरा ट्रिप काम करेगा, ये वाला हिस्सा इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा, सारा यही यही होगा इस वक्त स्विच ऑन की कंडीशन। तो सीधे सीधा बोलो ना, वोल्टेज ऑफ सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर को किस तरह लिखते हैं, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में देखा था। बी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मतलब करंट को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक और चीज भी पढ़ी थी, जो एल डी आई बाई डी टी है, इसे किसी और तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टर्न ऑन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां डिनोमिनेटर में T1 रखा है। और चेंज इन करंट आपको पता है डेल आई से रिप्रेजेंट किया। तो होगा क्या, मतलब Vs की फिर इक्वेशन क्या बनी? Vs की इक्वेशन सिंपल सिंपल ये बन गई, Vs इज इक्वल टू एल डी आई बाय T1। T1 कौन सा टाइम है आपका? टर्न ऑन टाइम। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हम लोग जब भी देखें, जब भी सर्किट एनालिसिस करते हैं, हम लोग आउटपुट के वोल्टेजेस पे काम कर रहे होते हैं और करंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो आपको आंसर निकालना है वो करंट की कंडीशन में निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब आपने एक इक्वेशन बना ही ली तो क्या करना है, यहाँ पे सीधा साधा सा आपको काम करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट को इक्वेशन के एक तरफ रखें और बाकी सारे कचरे को इक्वेशन के दूसरी तरफ कर दें, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, डेल्टा आई इज इक्वल टू दी वी एस टी वन अपॉन एल। क्या कहते हैं, ये देखें, यही इक्वेशन जो काम करेगी वो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। स्विच इज ऑन, करंट फ्लो फ्रॉम द स्विच एंड सप्लाई। बस इंडक्टर का करंट बढ़ेगा भाई, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो अपने अंदर चार्ज जमा करेगा 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 और फिर सर्किट कंप्लीट है। डायोड में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्विच के कंपेयर डायोड की रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो आपने टर्न ऑन स्टेट के लिए काम किया था, अब हम काम करते हैं टर्न ऑफ स्टेट के लिए। क्या होगा, ये आ गई आपकी वोल्टेज ऑफ सोर्स, आपका इंडक्टर, आपका डायोड और लेबलिंग, इंडक्टर डायोड और वी आउट। अब स्विच कौन सी कंडीशन में? स्विच ऑफ रहेगा भाई, स्विच ऑफ रहेगा तो आपकी साइकिल कैसी चलेगी? वोल्टेज ऑफ सोर्स के बाद इंडक्टर में, देन डायोड में, और फिर आपको आउटपुट पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इस सारी सर्किट को अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, वोल्टेज ऑफ सोर्स से निकला, इंडक्टर के अंदर गया, इंडक्टर के बाद आपको आउटपुट पे रिजल्ट मेंशन हो जाएगा। सिंपल केवीएल की इक्वेशन बनी हुई है और कुछ नहीं। इधर वही वाली बात है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एल डी आई बाई डी टी। और एल डी आई बाई डी टी को हम लोग किस तरह लिखते हैं, ये देखें, एल डी आई बाई टी टी, डी टी की जगह हम कौन सा टाइम रखेंगे, T2, जो कि ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डेल्टा आई, मतलब चेंज इन करंट। अभी तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की हुई है, क्या किया हुआ ये तो आपको खुद ही समझ आ गया। हमने आउटपुट वोल्टेज को इक्वेशन के एक तरफ रखा और बाकी सबको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए। ठीक, क्या कहता है यहाँ में, ये देख, अच्छा इंडक्टर ने तो अपने अंदर चार्ज स्टोर किया हुआ था, तो यकीनन वो उसे भी तो निकालेगा। तो और ये क्या होता है, अगर वो रिड्यूस कर रहा है अपने चार्ज को, यूज कर रहा है, तो क्या होगा, चार्ज में डिक्रीमेंट आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ। इन शॉर्ट, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ, हमने साइन जो यूज किया वो कौन सा है, माइनस साइन। आगे बढ़े, मैंने आपको पहले ही कहा था, डेल्टा डी आई बाई डी टी की जगह आप क्या लिखेंगे, डेल्टा आई अपॉन T2। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, वी एस माइनस, अरे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, रखा,
अब देखें, हमें इक्वेशन जो निकालनी है ना वो डेल्टा आई की फॉर्म में निकालनी है। क्या करेंगे हम लोग? अरे ये तो देखें, डेल्टा आई तो हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल्टा आई इससे पहले इक्वेशन में तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि क्या करंट होगा, तो वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। ठीक, वो वाला आपने यहाँ पे रख दिया है, सब्स्टिट्यूट करना, डेल्टा आई की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी। अब वैल्यू डाल दी तो साथ ही क्या होगा, एल इंडक्टर कैंसिल हो जाएगा जो इंडक्टर, और इक्वेशन आपके पास बन गई वी एस प्लस वी एस इंटू टी वन अपॉन टी टू, वी एस प्लस वी एस इंटू टी वन अपॉन टी टू। ये आ गई इक्वेशन। हमने यहाँ पे क्या किया, अरे हमने यहाँ से सिर्फ वी एस को कॉमन निकाल लिया, और ब्रैकेट में क्या बच गया, जब वी एस कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, वन प्लस टी वन अपॉन टी टू। टी टू का एलसीएम आ जाएगा। अरे यहाँ तो देखें, टी टू प्लस टी वन तो एक चीज को बता रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ और प्लस टाइम ऑन। कैपिटल टी बन गया ना ये, तो टी टू प्लस टी वन, टी टू ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहे और टी वन ऑन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कैपिटल टी। देखते हैं क्या हो गया, हाँ जी ये बन गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी टू प्लस टी वन की जगह हम लोग ने क्या रखना है, कैपिटल टी। ये लो जी, रख दिया। अब देखें क्या है, मैंने तो शुरू में ही आपको बता दिया था, आपको T1 और T2 की वैल्यूज याद कर लें। T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या है, कैपिटल T इंटू वन माइनस के, रखा, T से T कैंसिल, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, वी एस अपॉन वन माइनस के। ये क्या है, ये आपके आउटपुट वोल्टेज हैं, कब, जब स्विच कौन सी कंडीशन में है, ऑफ स्टेट में। अब जो k की वैल्यू है वो क्या कह रहे हैं, k की वैल्यू वन नहीं होगी। क्यों, अगर वन हो गई तो क्या होगा, वन माइनस वन जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, आपको भी पता है क्या होता है। तो k की वैल्यू वन नहीं होगी, वन से कम होगी, 0.99999 होगी, लेकिन वन नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप बात। आगे बढ़े, क्या कहते हैं हमारे पास, अब देखें ये क्या हुआ, हमने दो चीजें तो पढ़ ली, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली, तो ठीक है। स्टेप अप में क्या होता है और स्टेप डाउन में क्या होता है हमारे पास। स्टेप अप को हम लोग कहते हैं बक कन्वर्टर, और स्टेप डाउन स्टेप डाउन को बक कन्वर्टर कहते हैं, और स्टेप अप को क्या कहते हैं, बूस्ट। मैंने आपको कहा था पहले स्टार्टिंग में, एक मिसाल दी थी, मिसाल पानी की मोटर की दी थी, कि उसकी भी इनपुट पानी होता है और आउटपुट भी वो आपको पानी देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आउटपुट में उसी पानी को प्रेशराइज हो जाता है। तो चॉपर क्या कर रहा है, चॉपर भी तो इनपुट डीसी ले रहा है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, वो वेरी कर रहा होता है। समझ रहे हैं ना। तो आउटपुट को वेरी करवाने के लिए आपको कोई ना कोई सर्किटरी बनानी पड़ेगी। तो उस सर्किटरी को कैसे, क्या क्या नाम है, ये नाम देख लें आप। एक तो बक रेगुलेटर कहलाते हैं, एक होता है बूस्ट, और एक होता है बक बूस्ट रेगुलेटर। मतलब इसके पास तो आखिर वाले के पास ऊपर वाले दोनों की सारी सारी क्या कहा जाए उसे, सिफात मौजूद है। और आप लोग ये देखें इनकी तस्वीर, ये आपका बक रेगुलेटर का सर्किट है और ये आपके बूस्ट रेगुलेटर का सर्किट। एक मिनट, बक रेगुलेटर मतलब कौन सा चॉपर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टेप डाउन चॉपर, और बूस्ट रेगुलेटर में स्टेप अप चॉपर। बक बूस्ट रेगुलेटर क्या होगा, स्टेप अप प्लस स्टेप डाउन चॉपर। बक रेगुलेटर के ऊपर काम करते हैं हम लोग। सर्किट देखते हैं क्या है हमारे पास, हमारी सोर्स वोल्टेज, आगे क्या है, ये ट्रांजिस्टर लगा दिया, और आगे देखें क्या है, इंडक्टर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, और डायोड आ गया।
समझ रहे हैं ना, मतलब अब टर्न ऑन टाइम वो वाला टाइम होगा जिस वक्त आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और टर्न ऑफ टाइम वो वाला टाइम होगा जिस वक्त आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, जिस वक्त आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सर्किट समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ तकरीबन आप लोगों को सर्किट समझ में आ ही रहा है। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है T1 टर्न ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर, और T2 कौन सा टाइम होगा? टर्न ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर। भाई जाहिर सी बात है, जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो वोल्टेज डायोड के अंदर जाएंगे? नहीं। कहाँ जाएंगे? इंडक्टर की तरफ जाएंगे। क्यों नहीं डायोड की तरफ जाएंगे? डायोड की तरफ क्यों नहीं जाएंगे भाई? एज कंपेयर टू जिस तरह करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से तो डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में है, इसलिए डायोड में वोल्ट करंट नहीं आपका फ्लो करेगा। करंट फ्लो किस तरफ करेगा? इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर अपने अंदर स्टोर करेगा और फिर आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक। और टर्न ऑफ टाइम में क्या होगा भाई? ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो क्या होगा? ये पढ़ते हैं, आगे बताते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑन टाइम के हमारे सर्किट के ऊपर क्या असरात है। बक रेगुलेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्या होता है? स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन में क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज से कम होते हैं। इसका हम पहला केस देखते हैं, क्या है? टर्न ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर। सर्किट हमारे सामने मौजूद है। आ गया। ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है। ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है तो डायोड में से फ्लो नहीं करेगा, डायोड की तरफ कुछ नहीं जाएगा। कहां जाएगा? इंडक्टर में जाएगा। तो इसकी अगर इक्वेशन बनाना चाहे, पहले तो ये देख लें, इसकी आप वेवफॉर्म समझ लें, बड़ी अच्छी सी इसकी वेवफॉर्म है। सर्किट आपके सामने मौजूद है, यह आपके इनपुट की वेवफॉर्म आ गई, वी सोर्स की। होगा क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है तो पहले करंट कहाँ जाएगा? पहले करंट चला जाएगा इंडक्टर के अंदर। तो इंडक्टर की वेवफॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, इंडक्टर स्टोर करेगा और उसके बाद आगे भेज देगा, मतलब अपना जितना हिस्सा है वो अपने पास रखेगा और बाकी आगे दे देगा। इंडक्टर की वेवफॉर्म देखते हैं क्या है। करंट, इंडक्टर्स करंट। ठीक। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, देखें करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज हुआ, एक हद तक इंक्रीज होगा फिर रुक जाएगा। ये इस वक्त ऑन स्टेट है। ऑफ स्टेट में क्या होगा? वो जो उसने अपने अंदर स्टोर की हुई थी एनर्जी, वो सर्किट को आगे कन्वे करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो सर्किट को अपनी एनर्जी कन्वे करना शुरू करेगा तो क्या होगा? उसमें डिक्रीमेंट आना शुरू होगा। ठीक। ये टर्न ऑफ कंडीशन में ये वाला रद्द अमल होगा इंडक्टर का। फिर से दोबारा टर्न ऑन की साइकिल आ गई तो क्या होगा? इंडक्टर करंट इंक्रीज होगा और फिर से टर्न ऑफ हो गया तो क्या होगा? डिक्रीमेंट आएगा, फिर से टर्न ऑन पे इंक्रीज होगा। ये तो हमने देख लिया इंडक्टर का क्या करंट बिहेवियर होगा, इसको वेवफॉर्म में देख लिया। अगला जो हमारा काम है वो है इंडक्टर के वोल्टेज की वेवफॉर्म। अरे भाई आप देख लें, सारे करंट इंडक्टर तो सीरीज में लगा है, तो वोल्टेज में क्या होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल्कुल माइनर सी एक नेगेटिव की साइकिल आएगी, वो भी इंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी की वजह से आएगी। और इसी को आगे हम लोग इसको इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे जो डायोड लगाया हुआ है, दरअसल फ्री व्हीलिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है कि वो आपकी जो नेगेटिव लाइन आ रही है ना, थोड़ी जो लाइन से नीचे इंडक्टर के वोल्टेज आ रहे हैं, वो इसको ठीक कर रहा होगा। और उसकी वेवफॉर्म आगे आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी तो ये देख लें, ये जो नेगेटिव आ रही है ना लाइन, नेगेटिव मतलब वेव आ रही है, ये आगे फ्री व्हीलिंग डायोड जब सर्किट में अपना हिस्सा डालेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगी। और एक चीज क्या रहेगी? ट्रांजिस्टर का करंट क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, ट्रांजिस्टर का करंट क्या होगा उसकी वेवफॉर्म भी देख लें। जब आपने इतनी सारी वेवफॉर्म बना ली है, पहले ट्रांजिस्टर खुद को ऑन कर रहा होगा तो यकीनन कोई एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाके ट्रांजिस्टर खुद को ऑन करेगा। जब ट्रांजिस्टर ने ऑन कर लिया तो क्या होगा? बस वो आगे पूरे सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था? टर्न ऑन और टर्न ऑफ वाली कहानी है। वेवफॉर्म की वी सोर्स की आप लोग पहली वेवफॉर्म देख लें, वो ऑफ भी हो रही है।
तो क्या होगा, उस वक्त ट्रांजिस्टर में डिक्रीमेंट आ जाएगा करंट में और कुछ नहीं। फिर टर्न ऑन कंडीशन में ट्रांजिस्टर क्या होगा, खुद को ऑन करेगा और पूरे सर्किट को पावर ट्रांसफर करेगा। ये वाले टाइम पूरे जो कॉलम है ये टर्न ऑन का टाइम है और ये पूरा जो कॉलम है ये टर्न ऑफ का टाइम है। और टोटल टाइम क्या होता है, T1 प्लस T2, मतलब टर्न ऑन टाइम प्लस टर्न ऑफ टाइम। ये पूरी वेवफॉर्म है, आपके सामने मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक अभी तक सारी बातें क्लियर हैं। ठीक, आगे बढ़े। सर्किट एनालिसिस करना है अब आपने ड्यूरिंग T1, मतलब ट्रांजिस्टर आपका ऑन कंडीशन में है, सर्किट आपके सामने मौजूद है, ट्रांजिस्टर ऑन है। मैंने आपको पहले कहा था डायोड की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, सीधा इंडक्टर में जाएगा। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी, ये देख लें। V सोर्स से निकला, जी हाँ निकला, इंडक्टर में गया, जी गया, और आपको वहां से आउटपुट मिल गया। आउटपुट, और आपको वहां से आउटपुट मिल गया। VL को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, di/dt। और फिर मैंने साथ एक और बताया था, di क्या हो गया, डेल्टा आई डिवाइड बाय टाइम कौन सा यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे T1 रखा जाएगा। सही है, इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। Vs यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वेशन के दूसरी तरफ फेंक दें तो क्या होगा, पॉजिटिव, और V0, और यहाँ पर आपका क्या बच गया, LdI/dt। करंट की फॉर्म में बात करें, मैंने आपको पहले बताया था हम वोल्टेज और करंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जब भी सर्किट एनालिसिस करें। तो ये ले, मैंने करंट निकाल लिया भाई, सीधी सीधी बात है, लड़कियां एक तरफ करनी है, लड़के एक तरफ करने हैं, और आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, करंट निकल के आ जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, क्योंकि आप टर्न ऑन पे काम कर रहे हैं। तो आपको एक इक्वेशन टर्न ऑन की बनानी है और एक टोटल करंट की इक्वेशन बनानी है कि आपके सर्किट का क्या करंट का रिस्पॉन्स था। ये मेरी सोर्स वोल्टेज, टर्न ऑफ के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, सॉरी हम टर्न ऑफ के ऊपर काम कर रहे हैं, सर्किट एनालिसिस टर्न ऑफ का कर रहे हैं। आपकी सोर्स, आपका ट्रांजिस्टर, आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड। टर्न ऑफ की स्टेट है, मैंने आपको बता दिया, इस वक्त आपका ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन में है। अगर ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन में है तो ये वाले, तो वो क्या करेगा, वो तो सोर्स के वोल्टेज को आगे ही नहीं बढ़ाएगा, तो ये वाला सर्किट का पार्ट बेकार हो गया। अब सर्किट कहां से एनर्जी लेगा, अब सर्किट इंडक्टर से की जो स्टोर हुई हुई एनर्जी थी वो यूज करेगा। याद रहे वो जो वेव फॉर्म में डिक्रीमेंट आ रहा था ना जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में था, वो डिक्रीमेंट यही आ रहा था कि अब इंडक्टर अपनी स्टोर की हुई एनर्जी आगे साइकिल में प्रोब सर्किट में इनपुट करेगा। तो इस चीज को अब मैथमेटिकल लिखें, क्या लिखेंगे, VL प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0। सिंपल सिंपल KVL के ऊपर काम हो रहा है और कुछ नहीं। VL की जगह क्या लिखते हैं आपको पता है, LdI/dt। नेगेटिव साइन क्यों आया भाई, अरे भाई जो इंडक्टर ने अपने अंदर चार्ज स्टोर किया हुआ था अब वो यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, नहीं, डिक्रीमेंट आएगा, तो इसका नेगेटिव साइन लगा हुआ है। del I/T2 सही है भाई, टर्न ऑफ टाइम पे काम करें तो T2 रखेंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, del I की वैल्यू आपके सामने आ गई। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, वहां थी इक्वेशन 1 और 2, ये 1 और A, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर B। इक्वेशन B टर्न ऑफ टाइम के ऊपर बनाने, इक्वेशन नंबर 2 जो है आपके सर्किट के करंट के रिस्पॉन्स के ऊपर बनाने। अब आप बोलेंगे कि सर्किट एनालिसिस में तो आपने बोला था कि हम लोग करंट और उसके ऊपर काम करेंगे, वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, तो हमने तो यहाँ पे खाली करंट के ऊपर काम निकाल लिया, वो भी अभी कंप्लीट नहीं निकाला। वोल्टेज का तो नामो निशान ही नहीं है कि पूरे सर्किट के रिस्पॉन्स का क्या है हमारे पास। तो अभी कैलकुलेशन कंप्लीट है, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है ये, कौन सी इक्वेशन है, अरे भाई ये तो पहली इक्वेशन है। और ये कौन सी इक्वेशन है, करंट की, जब आपका सर
ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन मेथड। ठीक, क्या करना है हमने इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दें इन दोनों को। इक्वेट करने से क्या चीज कैंसिल हो रही है भाई, सीधी सीधी बात है, ये एल कैंसिल हो गया। एल कैंसिल होने के बाद आपके सामने इक्वेशन की शक्ल मौजूद है ये रही, T1 इंटू वी एस माइनस वी नॉट बराबर है T2 वी नॉट के। आपने क्या याद कर लिया, पहले याद कर लिया था ये कि T1 बराबर है के टी के और T2 बराबर है कैपिटल T इंटू वन माइनस के। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, T इक्वेशन का यहाँ भी मौजूद है, T इक्वेशन के वहां भी मौजूद है, T से T कैंसिल, पहले मल्टीप्लाई कर लें देन आपने इक्वेशन के से कैंसिल कर दिया, आपके पास आंसर आ गया के वी एस इक्वल टू वी नॉट। अरे भाई ये तो इक्वेशन पहले ही मैंने आपको बता दी थी, याद रहे कि इससे पहले जब हम लोग एक एवरेज आउटपुट वोल्टेज की मैंने इक्वेशन कैलकुलेट की थी तो वो भी तो यही थी, तो आपके पास आ गया आउटपुट वोल्टेज। एक स्टेप और देख लें, ये वाला स्टेप हमने इसके बाद क्या किया, हमने T1 T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया और उसके बाद जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर दिया। एक टर्म और कैंसिल हो रही है वो है T, ठीक, वो कैंसिल होने के बाद जो आपकी इक्वेशन आई है वो है V नॉट इज इक्वल टू दी के वी एस। सही करके लिख दें, ये हो गया। ये तो हमने एक यूज कर ली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए वी आउट कैलकुलेट कर लिए। अब इक्वेशन नंबर जो ए बी रखी थी उसको भी कहीं यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब क्या T1 प्लस T2 बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करें, क्या लिया जाएगा, पहले तो देख लें आप T1 प्लस T2 बराबर है किसके, कैपिटल T के, ठीक, और ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़े, एक चीज यहाँ पे हो रही है वो क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें।